वेलकम टू एवरीवन। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में देखेंगे जो आपके एग्जाम में आने वाले एग्जाम में आने के ज़्यादा चांसेस है। दैट इज नोन एज पंचकोश। जैसे आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, कंसेप्ट ऑफ पंचकोश इन योगा साधना एंड ऑलराउंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। इससे पहले मैं आपको एमसीक्यू तौर पर इसके थोड़ा एक बात कर लेता हूँ। पंचकोश क्या है और वो कैसे हम लोगों की पर्सनैलिटी में काम करता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये जो पंचकोश थ्योरी है, पहले आप एमसीक्यू के हिसाब से एक क्वेश्चन याद रखिए। पंचकोश थ्योरी डिस्क्राइब इन द तैत्तिरीय उपनिषद। ये कहाँ डिस्क्राइब किया गया है? तैत्तिरीय उपनिषद बोलकर एक उपनिषद है जहां पर पंचकोश थ्योरी को एक्सप्लेन किया गया है और लिखा गया है पंचकोश थ्योरी के बारे में। अगर हम इसके बारे में बात करें, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी the human personality is composed of 5 subtle कोश, जिसको हम लोग कहते हैं, that cover the आत्मन यानी कि आत्मा को। वो क्या करता है? पंचकोश का काम क्या है? हम लोगों को यानी हम लोगों के आत्मन को प्रोटेक्ट करता है। That's why this कोश represent 5 dimension of human existence। हम लोगों की जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस जो है उसका 5 डायमेंशन के बारे में यह हमको बताता है। ओके, तो अभी हम चलते हैं इसको डिस्कस करते हुए, ज्यादा लेट ना करते हुए। देखिए, पंचकोश में अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश एंड आनंदमय कोश, ऐसे 5 कोश है। पहले हम देखेंगे अन्नमय कोश को। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे अन्नमय कोश। ये जो अन्नमय कोश है ये फिजिकल सेटल होता है, जो आपकी फिजिकल लेयर यानी कि आउटर बॉडी पार्ट को समझाता है। दिस कोश फॉर्म बाय फूड, जिसको हम अन्न बोलकर जानते हैं। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अन्नमय कोश। इट इंक्लूड्स बॉडी स्ट्रक्चर, मसल्स, बोन्स एंड ऑर्गन्स एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर फिजिकल स्ट्रेंथ, हेल्थ एंड स्टेमिना। यहां स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, मैंने सारे आपको मेंशन कर दिया है। इसके लिए कौन सी योगिक प्रैक्टिस करने से अन्नमय कोश का हम डेवलप कर सकते हैं और अन्नमय कोश को हम एक्टिव कर सकते हैं? आसन करना पड़ेगा हमको। आसन हमें स्टडीनेस लाएगा, स्ट्रेंथ देगा। सटकर्म क्या करेगा? हम लोगों की जो फिजिकल उसको बढ़ाएगा, हम लोगों की ऑर्गन को क्लींजिंग करेगा। एंड डाइट, सर्वोपरि जो सबसे उत्तम चीज है, अन्नमय कोश को क्या करेगा? सबसे बेहतरीन बनाता है। इसका पर्सनालिटी में क्या रूल्स है? रूल इन पर्सनालिटी, ये क्या करते हैं? डेवलप फिजिकल फिटनेस, आपकी फिजिकल फिटनेस को डेवलप करता है, पहला चीज। सेकंड, इंप्रूव पोस्चर्स, आपकी पोस्चर्स में इंप्रूवमेंट लाएगा। एंडोरेंस, आपको पैसेंस देगा। आप कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी सेक्टर में आप हैं तो उसमें हमको एंडोरेंस देगा। एंड डिसिप्लिन, सबसे जो बड़ी बात होता है हम लोगों की डिसिप्लिन, वो हमको देता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्राणमय कोश के बारे में। दैट इज नोन एज वाइटल एनर्जी सेट, यानी कि जो प्राणिक फोर्स है उसी को ये समझाता है। इट्स कंपोज्ड बाय प्राण और लाइफ फोर्स, रेगुलेट रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एंड डाइजेशन। योगिक प्रैक्टिस इसके लिए क्या है? प्राणायाम करना है हमको। बंध का अभ्यास करिए, मुद्रा का। प्राणायाम करने से क्या होगा? आपकी रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन परफेक्ट बनेगा। बंध क्या करेगा? बंध हम लोगों की जो इमोशनल बैलेंस है उसको बजाय रखेगा। एंड मुद्रा क्या करेगा? हम लोगों की एनर्जी को कंट्रोल करेगा। इसके रूल्स में क्या है? रूल इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट में एनहांस वाइटलिटी एंड एंथुसिज्म, मेंटेन इमोशनल बैलेंस एंड एनर्जी कंट्रोल। यह आपकी इमोशनल बैलेंस को मेंटेन करता है, आपकी जो बॉडी में जो एनर्जी फ्लो हो रहा है उसको कंट्रोल करता है और सही दिशा उसको देता है, जिसके चलते हम लोग उसे क्या कर पाएंगे? अच्छी चीजों में यूज कर पाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे मनोमय कोश के बारे में। अगर हम मनोमय कोश की बात करेंगे, ये मेंटल स्थिति को समझाता है। इसमें क्या होता है? इट्स रिलेटेड टू माइंड, इमोशन, थॉट्स। ये आपके माइंड को परफेक्ट बनाता है, आपकी इमोशन को बैलेंस करता है, थॉट प्रोसेस पर आपका काबू लाता है। अगर हम इमोशन की बात करेंगे, अगर कोई इंसान के पास इमोशनल बैलेंस नहीं है तो जाहिर सी बात है वो अनसक्सेस हो जाते हैं। आपको पहले इमोशनली बैलेंस्ड होना है। आजकल की ज्यादातर हम देखेंगे तो इमोशनली कोई पीपल बैलेंस्ड नहीं है। कोई कुछ कह दे रहा है तो हम हार्ट
उठा दे रहे हैं। उसके बाद हम थॉट प्रोसेस पे कहाँ कुछ बोलना है, क्या नहीं बोलना है, उसके बारे में हमको नहीं पता है। हम थॉट प्रोसेस पे काबू नहीं पाए अब तक। कहाँ तक चिंतन करना चाहिए कोई चीज को, हमारा फीलिंग्स कैसा होना चाहिए, उस चीज के बारे में हमको पता नहीं हो पा रहा है। जो हम मनोमय कोष को अगर हम एक्टिव करेंगे, इसके बारे में हमको ज्ञान हो जाएगा, इसके बारे में हमको सही नॉलेज होगा। सीट ऑफ लाइक्स, डिसलाइक, फियर, एंगर, ये सारे चीज को ये बैलेंस करता है। इसको क्या करना है, आपको प्रत्याहार का पालन करना है। व्हाट इज मीन बाय प्रत्याहार? विड्रॉ ऑफ सेंस। सेंस को विड्रॉ करने को क्या कहा जाता है? प्रत्याहार कहा जाता है। मेडिटेशन का अभ्यास करना है, जिसके कारण से आपकी फियर और आपकी एंगर जो है कंट्रोल में आएगा। मंत्र चैंटिंग करेंगे, आपकी लाइक डिसलाइक आपका बैलेंस रहेगा। उसके बाद रूल क्या है इसका? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, डेवलप इमोशनल स्टेबिलिटी, जो दुनिया में सबसे खास होता है। आप बिजनेस सेक्टर में है, जॉब सेक्टर में है, कोई आईटी एंटरप्रेन्योर है, आप कोई भी सेक्टर में जाइए ना, आपको इमोशनल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप इमोशनली इम्बेलेंस्ड है तो आप कोई भी काम अच्छी तरह से नहीं कर सकते। इसके उदाहरण पर बहुत चीज आते हैं, पर अभी हम नहीं देंगे, हम एग्जाम के अकॉर्डिंग इसको पढ़ रहे हैं तो हम बस इसको नॉर्मली जानते हैं। इंप्रूव कॉन्सेंट्रेशन, आपकी कॉन्सेंट्रेशन को इंप्रूव करेगा। एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट करेगा, जो आजकल की सबसे बड़ा टॉपिक हो गया है स्ट्रेस। बाद में हमको एक्यूट स्ट्रेस, एपिसोडिक एक्यूट स्ट्रेस, क्रोनिक स्ट्रेस आ रहा है, वही स्ट्रेस को ये मैनेज करता है। उसके बाद हम देखेंगे विज्ञानमय कोश, दैट इज नोन एज इंटेलेक्चुअल सीट। हम लोगों के पास माइंड तो है, नॉलेज है, लेकिन उस नॉलेज को कहाँ कैसे यूज करना है वो चीज पता नहीं है। और विज्ञानमय कोष को कंट्रोल करने से हम उस पर काबू पा जाएंगे। और वो कैसे, हम लोग अभी देखेंगे। ये आप देखिए स्क्रीन में देख सकते हैं, कॉन्सर्न विथ इंटेलेक्ट, विजडम एंड डिस्क्रिमिनेशन। व्हाट इज मीन बाय डिस्क्रिमिनेशन? विवेक कहा जाता है ना, तेरा विवेक नहीं है क्या, ये क्या किया तूने। अब जैसे कि परसों होली गया, होली में अगर कोई आदमी नहा के आ रहा है और आपने उसे फिर एक बार अबीर लगा दिया तो वो क्या बोलेगा? तेरा विवेक नहीं है, मैं नहा के आ रहा हूं और तू मेरे ऊपर रंग लगा रहा है। वही चीज आपको पता होना चाहिए। स्थान काल पात्र विशेष से आपको बात करना चाहिए। स्थान क्या है, वो समय क्या है, यानी कि वो सिचुएशन, और वो पर्सन क्या है और उसे कैसे बात करना है, वही चीज आपको सीखना है। हेल्प इन राइट डिसीजन मेकिंग, ये आपको क्या करेगा? राइट डिसीजन लेने में आपको मदद करेगा। क्या क्या यौगिक प्रैक्टिस इसके लिए है? स्वाध्याय। स्वाध्याय माने क्या है? खुद को जानना, खुद को पढ़ना। स्क्रिप्चर जो बहुत सारा है उसको पढ़ना है। दूसरों को पढ़ के हम क्या करेंगे? खुद को पढ़िए, खुद को जानिए, तब जाकर हम क्या कर सकते हैं? हमारे पर्सनैलिटी को डेवलपमेंट कर सकते हैं। ध्यान करिए, जो आपकी विजडम और डिस्क्रिमिनेशन को बैलेंस करेगा। सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ रिफ्लेक्शन आप क्या करिए? समाधि ले लीजिए। ऐसा नहीं है, सेल्फ रिफ्लेक्शन मानी आप खुद को, खुद पर भरोसा रखिए, खुद पर काम करवाइए और खुद का ही चिंतन करिए। ओके, एक तरह का यह धारणा हो जाता है, पर प्योरली धारणा को यहां नहीं समझाता है। इसका रूल क्या होता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में? बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड मोरल वैल्यूज। आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा, जो आपकी सेल्फ मैनेजमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। और मोरल वैल्यूज। एनहांस क्लैरिटी, आपको क्लैरिटी देगा कोई चीज को। अगर आप में क्लैरिटी नहीं है तो आप जजमेंट कैसे करेंगे? जब आप में क्लैरिटी आ जाएगा, ऑटोमेटिक आप जजमेंट करना शुरू कर पाएंगे। उसके बाद आप सेल्फ अवेयर हो जाएंगे। सेल्फ अवेयर मानी आपके पास सेल्फ कंट्रोल आ जाएगा। नेक्स्ट 5 नंबर कोष जो है वो आनंदमय कोष, ब्लिसफुल सेटल। ब्लिसफुल सीट को हम बात करेंगे तो इसके बारे में, ये इंटरमोस्ट सीट है, जो आपके पूरे क्लोजेस्ट है, आप ही के पूरा नियरेस्ट है, जिसमें क्या एसोसिएट होता है? पीस, जॉय एंड ब्लिस, ये सारी चीज। अगर इसके एग्जाम्पल के तौर पर आपको मैं समझाने की कोशिश करूं, जैसे एक माँ एक बेटा या बेटी को जब जन्म देती है, अब देखिएगा कुछ समय तक वो बेहोश रहती है। उसके बाद जब उसके बेटे को उसके हाथ, जब उसका होश आता है, जब उसके हाथ में पकड़ा दिया जाता है और वो जो बच्चा रो रहा होता है और जो फीडिंग करवाने की माँ कोशिश करती है, उस समय आप उसकी आंखों को देखिए, 2 धारा आंसू आ जाता है। वही जो हैप्पीनेस है, वही जो ब्लिस है, वही जो जॉय है, और कहीं हम नहीं देख सकते, और उसको हम एक्सप्लेनेशन भी नहीं कर सकते। कोई पैसों से या कोठी बंगले से हम उसको एक्सप्लेनेशन भी नहीं कर सकते। दैट इज नोन एज आनंदमय कोश। डीप मेडिटेशन करना है इसके लिए। डीप मेडिटेशन माने कि आप खुद के चेहरे को एक बार याद करके देखिए, तो ट्राई करिए। आप साइलेंटली बैठिए, आपके आंख को क्लोज करिए और एक बार आपके
चेहरे को याद करने की कोशिश करिए, हो रहा है क्या देखिए, उसे धीरे धीरे अभ्यास करिए। डिवोशन में रहिए। डिवोशन माने खुद को लव करना सीखिए। मैं दूसरों की बात नहीं कर रहा, सरेंडर कीजिए। आप खुद को सरेंडर करिए। भगवान को तो सरेंडर करेंगे ही, लेकिन पहले हम नॉन डुअलिटीज में भरोसा करते हैं, तो खुद पर सरेंडर करके पहले देखिए। इसका रूल क्या है? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट लीड टू इनर हैप्पीनेस एंड कॉन्टेनमेंट, जो हर जगह कहीं नहीं मिलता है, आप ही के अंदर ही वो चीज मिलता है। डेवलप स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी एंड हार्मोनी। ओके, अभी और एक टॉपिक देखेंगे, हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर। इसके क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अब मैं अभी एक सिंपल सी क्वेश्चन आपको समझा रहा हूँ कॉम्पिटेंसी बेस में। ड्यूरिंग ए रूटीन मेडिकल चेक ऑफ अंजलि, ब्लड प्रेशर वाज फाउंड टू बी 150 बाय 95 mmHg। mm का मतलब जानते हैं आप सब लोगों को, पहले बता चुका था। व्हाट इज मीन बाय mm? मिलीमीटर मर्क्यूरी mm होता है। और ये जो आप लोग देख रहे हैं 150, ये सिस्टोलिक होता है, एंड 95 जो देख रहे हैं ये डायस्टोलिक होता है। ये क्या क्या है हम आगे देखेंगे। व्हाट कंडीशन इज सी सफरिंग फ्रॉम? उसका कंडीशन क्या है? मेंशन 2 सिम्टम्स ऑफ दिस कंडीशन। इसका 2 सिम्टम्स आपको लिखना है। उसके बाद सजेस्ट एनी 2 योगिक प्रैक्टिस दैट्स हेल्पफुल द मैनेजिंग द हाइपरटेंशन। चलिए मैं हाइपरटेंशन को आपको समझाता हूं। हाइपरटेंशन इज ए क्रोनिक मेडिकल कंडीशन। ये क्रोनिक मेडिकल कंडीशन है जहां पर क्या होता है, फोर्स ऑफ ब्लड की जो फोर्स होता है अगेंस्ट द वॉल ऑफ आर्टरीज रिमेन परसेंटली हाई, पुटिंग एक्स्ट्रा स्ट्रेन ऑन द हार्ट। वो क्या करता है, एक्स्ट्रा स्ट्रेन हार्ट को पुट करता है, एंड ब्लड वेसल को भी। तो अगर हम देखेंगे एक इंसान की नॉर्मल बीपी क्या होता है 120/80 mmHg। अगर वो हाई बीपी में चला गया यानी कि हाइपरटेंशन में चला गया, उसका कितना होना चाहिए 140/90 mmHg। तो आपको सिंपलीफाई हो जाएगा। मैं अभी आपको सिंपलीफाई कर देता हूं। ब्लड प्रेशर को देखते हैं। ब्लड प्रेशर कितने टाइप का होता है? एक्चुअली ब्लड प्रेशर 2 प्रकार के होते हैं। ब्लड प्रेशर इज मेजर यूजिंग 2 वैल्यूज। 2 प्रकार की वैल्यू से इसको मेजर किया जाता है। पहला क्या है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। व्हाट इज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर? हम लोग देखे होंगे, हम लोगों की जो ये उनसे वहां पर अपर वाल्व होता है, यहां पर क्या होता है, प्रेशर इन आर्टरीज व्हेन द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या कर रहा होता है, प्रेशर आर्टरीज करता है। नॉर्मल कितना रहता है, ये 120 mmHg रहता है। डायस्टोलिक क्या होता है, लोअर वाल्व में दिखा गया, प्रेशर इन आर्टरीज व्हेन द हार्ट रिलैक्स। जब हार्ट रिलैक्स होता है एक कंडीशन क्रिएट होता है। नॉर्मल 80 mmHg रहता है। ओके, अगर हम इसकी बात करेंगे तो। और अभी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन। हमने तो ब्लड प्रेशर के टाइप देखा, अभी हाइपरटेंशन के टाइप्स देखेंगे। जनरली 2 टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन आर देयर। वन इज प्राइमरी, दैट इज नोन एज एसेंशियल हाइपरटेंशन। जैसे आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, इसको देखिए और इसको फॉलो करिए एग्जाम में। डेवलप्स ग्रेजुअली, ये नॉर्मली डेवलप होता है, ऐसा कोई स्पेसिफिक कॉज नहीं होता है इसका। जैसे हम नीचे देख सकते हैं कुछ कॉज है इसका। स्ट्रेस से भी ये आ सकता है, अगर कोई ज्यादा स्ट्रेस ले रहा है वहां से भी आ सकता है। पोर लाइफस्टाइल, आपकी खाने का समय ठीक नहीं है, काम करने का समय ठीक नहीं है, सोने का समय ठीक नहीं है, तो वहां से भी ये चीज आ सकता है। अगर एक्सेसिव ओबेसिटी किसी में है, लाइकली क्लास 2 ओबेसिटी किसी में पाया जा रहा है, उसी क्षेत्र में भी ये आपके पास आ जाता है। उसके बाद एज, इसके सबसे ज्यादा मेजर प्रॉब्लम होता है एज। नेक्स्ट सेकेंडरी हाइपरटेंशन कॉज्ड बाय एन, अभी आप देख सकते हैं नीचे मैंने कुछ अंडरलाइन किया कुछ कॉज को। किडनी डिजीज से आ सकता है आपके पास, हार्मोनल डिसऑर्डर हो सकता है, कॉज इंक्लूड इसमें जो होता है, थायराइड प्रॉब्लम्स हो सकता है, सर्टेन मेडिसिन जैसे कि पेन, आपको पेन हो रहा है, पेन रिलीफ के लिए आपने मेडिसिन लिया, आपको गैस्ट्रिक हो रहा है उसके लिए मेडिसिन लिया, वो दोनों मेडिसिन सबसे ज्यादा इसमें इफेक्टिव होते हैं। इसका कॉमन सिम्टम क्या है, हेडेक आना है, डिजीनेस आना, फटीग आना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, चेस्ट पेन होना, ओके, पैल्पिटेशन होना, ब्लर विजन। ये जो ब्लर विजन है ये डायबिटीज में भी पाया जाता है, टाइप 2 में। ओके, एंजाइटी। मेजर रिस्क फैक्टर क्या होता है, अगर आप एक्सेस सॉल्ट इंटेक करेंगे, सॉल्ट डाइट लेंगे तो वो ज्यादा आपको इफेक्ट करेगा। ओबेसिटी होगा तो और ज्यादा इफेक्ट करेगा। फिजिकल इनएक्टिविटी, आप खा रहे हैं, सो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इतने से काफी नहीं होता है। आपको प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर डाइट एंड प्रॉपर एक्सरसाइज को फॉलो करना पड़ेगा। स्मोकिंग एंड अल्कोहल, स्ट्रेस एंड एंजाइटी, फैमिली हिस्ट्री, डायबिटीज, लैक ऑफ स्लीप,
इन सब के कारण ये मेजर रिस्क फैक्टर इसका है। इफेक्ट क्या है? हार्ट अटैक आ सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, किडनी डैमेज हो सकता है, विजन प्रॉब्लम आएगा, ब्रेन हेमरेज हो सकता है। ओके, देन इसके लिए क्या क्या एक्चुअली करना चाहिए मैं यहाँ मेंशन नहीं किया हूँ। योगिक प्रैक्टिस इसके लिए क्या करना है आपको? ताड़ासन का अभ्यास करिए, चाइल्ड पोज का अभ्यास करिए, सशंकासन, पवन मुक्तासन का अभ्यास करिए, त्रिकोणासन का नॉर्मल अभ्यास करना है आपको। ओके, अनुलोम विलोम अभ्यास करिए, शीतली शीतकरी अभ्यास करिए, माइंडफुलनेस मेडिटेशन अभ्यास करिए, जो बेहतर होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे आर्थराइटिस, इसके टाइप्स, सिम्टम्स एंड योगिक मैनेजमेंट। फर्स्ट देखेंगे व्हाट इज आर्थराइटिस। आर्थराइटिस इसके क्रोनिक कंडीशन। ये क्या है? एक क्रोनिक कंडीशन है जिसके कैरेक्टरिस्टिक में हम देख सकते हैं ये एक्चुअली जॉइंट में जो इन्फ्लेमेशन हो रहा है, एक जॉइंट में नहीं, अगर आपका एक घुटना दर्द हो रहा है इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि आपको आर्थराइटिस हुआ है। ज्यादा 1 2 3 4 ज्यादा जॉइंट में अगर आपका एक टाइम में इन्फ्लेमेशन हो रहा है, वो क्या करता है? पेन को लीड करता है, स्टिफनेस लाएगा। अगर आप मॉर्निंग में उठेंगे ना, आप पाँव घुमा नहीं सकते। अगर कहीं समय बैठ गए, कहीं पर 1 आध घंटा बैठ गए, उठेंगे ना, आपका पाँव अकड़ जाएगा, इतना आपको पैनिक क्रिएट होगा, स्वेलिंग होगा, रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट रहेगा। ये ज्यादातर करके जॉइंट्स को, जैसे नी हो गया, एंकल हो गया, एल्बोस हो गया, इन सबको अफेक्ट करता है। कार्टिलेज जो जॉइंट में रहते हैं, इसको हम सब बोन बोलकर भी कह सकते हैं। लिगामेंट्स, इनको अफेक्ट होता है, बोन्स को अफेक्ट होता है। इसमें कौन कौन ये सारे चीज, और इसमें सिनोवियल फ्लूइड जो होता है वो कम जाता है, जिसके कारण से ये होता है। एक्चुअली आर्थराइटिस में होता क्या है? कार्टिलेज वेयर आउट और सिनोवियल मेम्ब्रेन बिकम्स इन्फ्लेम्ड। इसी के कारण से आप में ज्यादातर आर्थराइटिस हम देखते हैं। अभी देखेंगे टाइप्स ऑफ आर्थराइटिस। देयर आर मेजरली 2 टाइप्स ऑफ आर्थराइटिस आर देयर। वन इज ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड सेकंड वन इज इम्यूनोआर्थराइटिस, रुमेटोआर्थराइटिस जिसे हम कहते हैं। फर्स्ट देखेंगे हम ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो ज्यादा लोगों में पाया जाता है। इसमें होता क्या, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? वेयर एंड टियर। जॉइंट में अगर आप वेयर एंड टियरिंग हो रहा है, उसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। ये ज्यादातर करके ओल्ड एज में आता है। और ओल्ड एज में क्यों आता है? हमने ऊपर पढ़ा था, सिनोवियल फ्लूइड कम हो जाने के कारण से ओल्ड एज में ये दिखाई जाता है। कॉमन अफेक्टेड जॉइंट्स क्या क्या होता है? नी में पेन आएगा, हिप्स पेन होगा, पेल्विक ग्रिडल्स, स्पाइन, लोअर लंबर L1 L2 L3 L4 L5 में पाया जाएगा। फिंगर इवन बैंड हो जाएंगे। ओके, उसके बाद देखेंगे रिम्यूनोआर्थराइटिस। ये ऑटो इम्यूनिटी डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यूनिटी डिसऑर्डर में होता क्या है? एक्चुअली जो बॉडी है ना, इसके ओन जॉइंट्स को अटैक करना शुरू कर देगा। that's why it is known as autoimmune disorder, affected by both sides of the body सिस्टमेटिकली। ये दोनों साइड को अफेक्टेड करेगा। सीवियर इन्फ्लेमेशन आएगा, आप बैठ नहीं पाएंगे, खड़े नहीं हो पाएंगे, चलने में दिक्कत होगा, जॉइंट में डिफॉर्मिटी आएगा, मॉर्निंग स्टिफनेस आएगा, पहले से हम बात किए। इसका सिम्टम क्या है? जॉइंट पेन, स्वेलिंग ऑफ जॉइंट, स्टिफनेस, रिड्यूस रेंज ऑफ मोशन, ओके, फटीग, डिफिकल्टी इन वॉकिंग, मूवमेंट, ये सारा चीज आएगा। कॉज और रिस्क फैक्टर क्या है? एजिंग, ओबेसिटी, इंज्योर ऑफ जॉइंट, जेनेटिक फैक्टर हो सकता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, पुअर लाइफस्टाइल, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज, इन सब कारणों से ये चीज हम लोगों के पास आते हैं। ओके, आज तक हम यहाँ तक डिस्कस किए। आप सके तो जैसे कि मैंने बताया, आप इन सब का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपकी एग्जाम प्रिपरेशन करने के लिए। एक एक बार देखिए, मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से, रुक रुक के। ओके, नेक्स्ट हम अलग टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, और तो टाइम नहीं है, और एक दिन हमारा एग्जाम को है। धन्यवाद ऑल ऑफ यू, नमस्कार।